हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण, इस वाले चैप्टर को करने से पहले हमें इसकी सारे बेसिक जो हैं वो हमें मालूम होने चाहिए। जब भी हम ये क्वेश्चन या इसी के क्वेश्चन या इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और जब हमने इस वाले के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आगे आने वाले चैप्टर में हमें बहुत ही सुविधा होगी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लाइंस की, कि लाइंस क्या है। लाइंस हमने 5th चैप्टर में भी बोला कि लाइन एक ब्रीथलेस लेंथ होती है, जिसकी ब्रीथ नहीं नापते, केवल क्या नापते हैं, लेंथ नापते हैं, वो लाइंस कहलाती हैं। जैसे कि ये चीज़, ये क्या है, लाइंस है। अब लाइंस एक इंटरसेक्टिंग लाइन भी होती है और एक पैरेलल लाइन भी होती है। उसके बाद बात कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? जो दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को काटे, वो क्या कहलाती है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। उसके बाद बोलता हूं मैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन वो होती है जिसके अंदर दोनों, मतलब दो लाइनें, रेल की पटरी देखी आपने, रेल की पटरी बिल्कुल सेम सीधी चलती, कहीं जाके वो मिलती नहीं है। यानी कि वो एवरी पॉइंट के ऊपर एक मेंटेन करके रखे डिस्टेंस को। ये क्या करके रखे, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे कि दो लाइन्स हैं, ठीक है, ये दोनों लाइन हर एक पॉइंट पर एक इक्वल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखे, यानी दोनों एक दूसरे को कहीं ना काटे, वो लाइंस क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा लाइंस कितने टाइप्स, लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और लाइंस, ये तीनों ही बारों के तीनों ही चीज़ हमने समझा दी। अब बात करते हैं हम एंगल की। एंगल क्या होता है? एंगल होता है कि किसी एक पॉइंट से दो लाइनें डाइवर्ज हों, जैसे एक लाइन यहाँ हो गई, एक लाइन यहाँ हो गई, तो इसके बीच में जो चीज़ है, इसके बीच का जो गैप है, वो क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। यानी एक पॉइंट से जब दो लाइन डाइवर्ज होती है, दो लाइन निकलती है, तो उनके बीच का जो होगा वो एंगल कहलाता है। अब एंगल भी क्या होता है, एक एक्यूट एंगल होता है, एक एक्यूट एंगल होता है, और एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। और एक रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब देखो, एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से कम होते हैं, लेस देन 90। जैसे कि, और एक होता है राइट एंगल, इधर ले लो राइट एंगल, और एक ले लो रिफ्लेक्स एंगल। देखो, इनको भी मैं हिंदी में बता देता हूँ। लाइन्स यानी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं, और पैरेलल का मतलब समांतर, और एंगल का मतलब कोण, एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण, ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक कोण, और राइट एंगल का मतलब समकोण, और रिफ्लेक्स का मतलब चलो अभी देख के बताऊंगा मैं आपको हिंदी में क्या कहते हैं रिफ्लेक्स को, ठीक है। अब बात करते हैं लेस देन 90, जो कि 90 से कम होता है। क्या है, 90 से कम, जैसे कि ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो ये सारे क्या होते हैं, लेस देन 90 से एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 एंड ग्रेटर देन 90, जो कि 90 से ज़्यादा होता है, जैसे 110, ये क्या हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री को ही राइट एंगल कहते हैं, जो कि 90 डिग्री का होगा उससे क्या कहेंगे हम, राइट एंगल कहेंगे। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, आप आइए समझें। ये सपोज करो एक ये एंगल बन रहा है x, तो x रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा, x के अलावा ये जो पूरा है ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और रिफ्लेक्स एंगल जो हमेशा होगा
वो ग्रेटर देन होगा 180 डिग्री लेकिन लेस देन होगा 360 डिग्री। तो हम क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन यानी 180 से तो बड़ा होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, और लेकिन 360 डिग्री से वो कम होगा। तो एक्यूट एंगल जो कि 90 से कम हो यानी न्यून कोण, अधिक कोण यानी जो 90 से ज़्यादा हो, और रिफ्लेक्स एंगल और राइट एंगल डायरेक्ट 90 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 से कम ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल की। देखो अब ये तो बहुत 6-7 क्लास की बात चल रही थी, अब बात आते हैं हम 9th क्लास के स्टैंडर्ड के अंदर। पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब क्या होता है? जिन दो कोणों का सम यानी जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे सपोज करो ये दोनों कोणों का योग, जैसे ये 40 है और ये 50 है, इन दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर अब हमें अब ध्यान रखो कि इन दो कोणों का योग हमेशा क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। कब आएगा? जब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलता है। जब वो क्या बोलता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहता है। अगर सपोज करो ये 40 है और ये x है, मैं कहता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या कहोगे कि x और 40 मिलके 90 डिग्री होंगे तो x 50 डिग्री होगा। आई होप आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आया होगा। जिन दो कोणों का सम 90 डिग्री होता है वो कौन से कोण कहलाते हैं? कौन से एंगल कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अगर जैसे और एग्जांपल ले लो, जैसे ये है, मैं कहता हूं आप लोगों को कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y यानी 60 + y = 90 डिग्री। दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो y = 30। तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आया। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि संपूरक कोण। संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री कोण, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि सपोज करो मैंने लिखा ये वाली चीज x और ये y, तो इन दोनों का सम मिलके कितना होगा? 180 डिग्री होगा। x और y मिलके दोनों कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यही हमारे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अगर अब मैं बोलूं कि ये 120 डिग्री है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y 60, क्योंकि एक 120 है तो दूसरा कितना होगा? 60। तो आई होप आप लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल भी समझ में आया। जिनका सम 180 डिग्री होगा वो क्या कहलाएंगे? हमारे संपूरक कोण कहलाएंगे। अब बात करते हैं हम एडजेसेंट एंगल की। अब एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं, जैसे सपोज करो मैंने ये लिखा ये एंगल बनाया, तो
ये एक एंगल x है और एक एंगल y है, इन दोनों के बीच में एक कॉमन लाइन है, तो x और y एडजेसेंट एंगल होंगे, क्योंकि एक ही वर्टेक्स से एक कॉमन लाइन के अपोजिट साइड में दो एंगल बन रहे हैं, कॉमन लाइन के एक इस साइड और एक इस साइड, तो ये कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। इसी तरीके से y और z में कॉमन लाइन ये रही, तो y और z भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। लेकिन z और x एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन वर्टेक्स तो है लेकिन कॉमन लाइन नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। कौन से? z और x। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एडजेसेंट एंगल। और एक इससे पहले हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और हमने जो पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल, उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन एंगल भी होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल कौन सा होता है? पूरी एक सीधी लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है, ये हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रेट लाइन एंगल कहलाता है। ये किस में लिखोगे? इससे पहले जो हमने पढ़े थे ना, रिफ्लेक्स एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, उसके अंदर स्ट्रेट लाइन एंगल भी आप लिख लेना, ठीक है। अब ये एडजेसेंट एंगल हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर, अब देखो ध्यान से पढ़ना इस वाले टॉपिक को, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब इसके बाद जो पढ़ा रहा हूं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि मेन चीज हमारी यही है। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या कहलाता है? यानी एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बना लो, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे तुम कितने भी एंगल बना लो, एक ही वर्टेक्स है, x, y, z, a और ये b, ये पांचों ही एंगल मिलकर 180 डिग्री होंगे। भले कितने बना लो, 100 बना लो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेट लाइन एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ? स्ट्रेट लाइन एंगल, यानी लीनियर पेयर से। तो आई होप लीनियर पेयर आपको समझ में आया होगा। जिन एंगल का सम 180 डिग्री होगा वो कौन से एंगल होंगे? लीनियर पेयर कहलाएंगे। यानी एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल हमेशा क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे। जैसे सपोज करो ये दो एंगल लिए, मैं कहता हूं कि ये x है, ये 70 है और ये 50 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल पे बन रहा है, यानी लीनियर पेयर। 70 और 50 120 और 180 में से 120, क्योंकि पूरा 180 होता है और हमें 120 मालूम है, तो ये बचा कितना? 60। आई होप आपको समझ में आया होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आपको मालूम चला इसका सम कितना होता है? 180 होता है। और एक स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल बना लो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब बात करते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल की। यह रफ कर रहा हूं, इसको नोट डाउन करें कॉपी के अंदर। अब बात करते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल की। वर्टिकल मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूं, ये जो टॉपिक मैं यहां से पढ़ा रहा हूं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर 6 के लिए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लीनियर पेयर एंगल कौन से होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। आप सभी को ये मालूम होना जरूरी है। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन सुनो। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अपोजिट साइड बनने वाले एंगल क्या कहलाते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। जैसे सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी एक सीधी रेखा और ये दूसरी सीधी रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अपोजिट साइड में, यानी इसके इस साइड बन रहा है तो इसके इस साइड बनना चाहिए। यानी ये एंगल ए और एंगल बी ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल किसे कहते हैं? जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के दोनों आमने सामने बनने वाले एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल यही क्यों हुए, ये क्यों नहीं हुए? बिल्कुल ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट के दोनों आमने सामने बन रहे हैं, यानी C = D। तो हम क्या कह सकते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। और वर्टिकल अपोजिट एंगल होते क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट के आमने सामने वाले, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है
जैसे कि जो सपोज करो दो पैरेलल लाइन है, एक एम और एक एन। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, अब ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या हुआ, तिर्यक रेखा, तिर्यक छेदी रेखा, हिंदी में तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है जब दो लाइन को एक लाइन कट करती है तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। हालांकि ये भी एक दूसरे को कट कर रही है, लेकिन ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, क्योंकि इसमें एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है। इसमें दो लाइन्स को एक लाइन कट करती है, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है, उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। सपोज करो इसने कट करा, एल ने इसको। अब बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग की। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जैसे ये इसकी इस साइड, तो इस लाइन के भी इस साइड, ये क्या कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 से, यानी क्या पता लगा कि कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा एंगल इक्वल होते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, अगर इस पैरेलल लाइन के इधर वाला और इस पैरेलल लाइन के इधर वाला। लेकिन ये इक्वल कब होंगे, जब लाइन्स पैरेलल होगी। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो ये होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग लेकिन इक्वल नहीं होंगे, होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग लेकिन इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कब होंगे, जब लाइंस दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी। मैं लिख देता हूं कि एम पैरेलल है एन के, तभी एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। कि यही वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यों हुए, कोई दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हो सकते क्या, हो सकते हैं। ये वाला भी इस वाले के बराबर हो सकता है, यानी एंगल 3 इक्वल हो सकता है एंगल 4। कि यही वाले क्यों हुए, ये वाला भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल ये वाला भी हो सकता है, यानी एंगल 5 इक्वल हो सकता है एंगल 6 के, और ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो सकता है। तो समझाने का मतलब ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते कौन से हैं, ऊपर वाला तो इसके ऊपर वाला, अगर ये नीचे वाला तो इसके भी नीचे वाला, ये क्या कहलाते हैं, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। अब बात करते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब दो लाइन पैरेलल है, सेम कंडीशन लगेगी, जब दो लाइन पैरेलल है एम और एन, और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो अब अल्टरनेट की बात करते हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि अगर एक इस साइड है तो फिर एक इस साइड होना चाहिए। जैसे कि अगर इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो अंदर की ओर, अल्टरनेट का मतलब अगर एक इस साइड बन रहा है तो दूसरा इस साइड बनना चाहिए, एंगल 1 और एंगल 2। तो हम क्या कंडीशन में पूछे कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, तो ये क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से कि यही दो क्यों लिए, ये और ये क्यों नहीं लिए, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट एंगल इक्वल है। अब लेकिन अगर तुम भी ऐसा पता ना लगा सको तो ध्यान रखना, जहां पर भी जेड बन रहा है, अगर वो जेड किसी भी तरीके का हो, इस तरीके से हो या इस तरीके से, लेकिन ध्यान रहे लाइंस क्या रहनी चाहिए, पैरेलल रहनी चाहिए, और एक लाइन ट्रांसवर्सल होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच का ये वाला जो एंगल होता है वो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। जैसे कि जेड बन रहा है ना, तो ये वाले एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, ये वाले। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी सेम यही होते हैं। अल्टरनेट का मतलब मैंने बता ही दिया, और इसको हिंदी में लिख देते हैं हम। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का तो हिंदी में था संगत कोण, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब है एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण। और इसका है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का एकांतर बाह्य कोण। जो कि बाहर की ओर बन रहे हैं, ठीक है। कैसे, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो सेम बस बाहर बनने चाहिए। जैसे पहले यहाँ बनाया था तो एक यहाँ तो फिर एक यहाँ, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। इसी तरीके से एक यहाँ तो फिर एक यहाँ, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ये कहलाते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी एकांतर बाह्य कोण।
अब बात करते हैं को इंटीरियर की, अंत्यकोण यानी को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल, यानी कि संगत अंत्यकोण युग्म। कैसे, अब देखो अगर ये दो पैरेलल लाइन ले रहे हैं तो अंदर की ओर बनने चाहिए दोनों ही कोण, यानी एंगल 1 और एंगल 2, लेकिन ध्यान रहे ये इक्वल नहीं होंगे, ये इनका सम 180 होगा। इसी तरीके से ये वाला एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये तीनों ही तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन को इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होगा, प्लस में 180 डिग्री देगा। स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर पेयर जो होगा, लीनियर पेयर एंगल, वो भी हमें इक्वल में 180 डिग्री देगा। आइए अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को इसको नोट डाउन करके पहले इसको आप समझें, फिर ही आप एक्सरसाइज की ओर आए, ठीक है। तो आइए हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, लिख देता हूं मैं क्वेश्चन तो कि आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। इन फिगर लाइंस AB and CD intersects at O if angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree and angle BOD equals to 40 degree. Find BOE and reflects एंगल COE। क्लियर है? आइए अब देखो, और एक फिगर भी दिया हुआ है, इसमें फिगर देख लेते हैं कि A और B जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी लाइन AB और ये CD, ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन इसके अंदर एक OB है, OE भी है, ठीक है। तो अब आइए हम इसको देखकर फाइंड करते हैं जो इसने पूछा। एक तो हमसे एंगल ऑफ BOE यानी ये वाला एंगल पूछा है, एक रिफ्लेक्स ऑफ COE। अब मेन चीज आती है COE का रिफ्लेक्स क्या होता है। COE का रिफ्लेक्स होता है, अगर सपोज करो ये इस तरीके से बन रहा है COE, अगर ये x है तो इस x को छोड़कर ये पूरा रिफ्लेक्स कहलाएगा इसका, यानी कौन सा, ये वाला। ये पूरा हमें एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्स का मतलब मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो आइए अब देखो हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE मिलकर कितना है, 70 डिग्री है, और एंगल BOD कितना है, 40 डिग्री, यानी इसी से हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैं पहले इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, तो देखो इसने हमसे क्या पूछा है, हमें मालूम है AOC यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितना हो रहा है, 70 डिग्री होता है। और मैं जानता हूं ये चीज मैंने क्या बताई थी, लीनियर पेयर से कितने भी एंगल बना लो सबका सम कितना होगा, 180। तो मैं जानता हूं कि ये पूरी लाइन जो है ये वाली, ये कितने बना रही है, 180 डिग्री। अगर ये दोनों मिलकर 70 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 110, यानी COE 110 है, COE 110 है। तो इसका रिफ्लेक्स कितना होगा, ये पूरा 360 में से 110 माइनस कर दो तो 250, यानी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल तो 250 निकल कर आ गया। अब इसने पूछा BOD यानी कि ये वाला एंगल,
कौन सा वाला एंगल? ये वाला। ठीक है, अब आइए पहले हम इसको सॉल्व करना सीख लेते हैं। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो एक बार डायग्राम वापस बना रहा हूँ ताकि आपको वापस समझ में आ जाए कि एक लाइन ए बी और लाइन सी डी दोनों इंटरसेक्ट करती हैं 8 पॉइंटों पे, यानी जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने बनने वाले एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी एओसी इक्वल होगा बीओडी के। तो हमें बीओडी निकालने के लिए किसको निकालना पड़ेगा? एओसी को निकालना पड़ेगा। चलो ये बात की बात है। अब और ये लाइन है, तो देखो हम क्या लिखेंगे अब? ये दोनों गिवन है, तो मैं जानता हूं कि एंगल, अब ये ओ पे बन रहे हैं सारे एंगल, तो जो एंगल जहां बनता है उसको बीच में रखते हैं और उसके लाइन के पॉइंट नाम को बाद में लिखते हैं। जैसे ये ए और सी दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? ओ, तो एंगल ओ एओसी प्लस एंगल बी और ई तो साइड में आएंगे और बीच में क्या है? ओ, तो बी ओ ई प्लस इसी तरीके से सी और ई बाद में आएंगे, बीच में क्या है? ओ। ये तीनों मिलके कितना होंगे? 180 डिग्री। क्यों होंगे? लीनियर पेयर। क्यों होंगे ये तीनों आपस में इक्वल? 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, लीनियर पेयर पे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये 180 डिग्री हुआ। अब मेरी बात सुनो, मैं जानता हूं कि ए ओ सी और बी ओ ई 70 डिग्री है। कितना है? 70 डिग्री। एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70, यानी एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 110। पर हमें सी ओ ई निकालना ही नहीं है, सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? 360 में से इसको माइनस कर दो, तो हम इधर क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, यानी 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250 डिग्री। ये हमारा पहला आंसर निकल कर आ चुका। अब इसने हमसे पूछा है बी ओ ई, इसकी हेल्प हम करेंगे बी ओ डी से। अब सुनो मेरी बात, ये एंगल कितना निकल कर आया? 110 डिग्री। सी ओ ई कितना निकल कर आया? 110 डिग्री। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये सी डी लाइन दिख रही है तुम्हें इस तरीके से? सी और डी दिख रही है? इसके बीच में एक ओ से इस तरीके से निकल रही है, ओ ए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो और इजी तरीका अपन देख लेते हैं कि हमें क्या निकालना है? बी ओ ई की वैल्यू निकालनी है, यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू निकल जाए तो हमें मजा आ जाए। तो इसने हमें एक चीज़ दे रखी, बी ओ डी 40 डिग्री दे रखा है। ये कितना दे रखा है हमें? 40 डिग्री दे रखा है बी ओ डी। तो एक बात बताओ, ये भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। क्यों होगा ये 40 डिग्री? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्या है ये? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। हम क्या लिखेंगे? एंगल बी ओ डी इक्वल होगा एंगल ए ओ सी के, यानी एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 40 डिग्री। क्यों निकल कर आई है? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ए ओ सी की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 40 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये जो सी डी है इसमें से एक एंगल निकल रहा है ओ ए, जिसमें से ये 40 दे रखा है, तो ये वाला कितना होगा? भाई टोटल 180 होता है लीनियर पेयर से, तो ये कितना होगा? 140 होगा। कितना होगा ये? 140। अब इसको लिखेंगे कैसे? मैं जानता हूं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बीच में ओ आ रहा है ना, और इर्द गिर्द क्या आ रहा है? ए और डी। तो ए ओ डी ये 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि लीनियर पेयर है, यानी कि रेखिक कोण युग्म है। अब ए ओ सी की वैल्यू मुझे मालूम है 40 है, तो ए ओ डी इक्वल्स टू, अब इतना करने की जरूरत ही नहीं है, हमसे इसने क्या पूछा है? केवल कि बी ओ डी ए ओ सी के इक्वल है। अब मैं जानता हूं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई मिलकर 70 डिग्री है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमें बी ओ ई की तो वैल्यू निकालनी है। अगर ये 40 डिग्री है
तो 70 माइनस सॉरी एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 माइनस एंगल ए ओ सी, और ए ओ सी की वैल्यू कितनी निकल कर आई 40 डिग्री। तो 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बी ओ ई की वैल्यू कितनी निकल कर आई 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने सी ओ ई की वैल्यू निकाल ली लीनियर पेयर से, फिर इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमने 360 में से माइनस कर दिया। मैं जानता हूँ बी ओ डी ए ओ सी के बराबर है, क्यों है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये क्वेश्चन में गिवन है, इससे मैंने इसको इक्वल रख के वैल्यू पुट कर ली। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं कि फिगर में, इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री and A and B, A ratio B is equal to 2:3. Find C. ये क्या कह रहा है कि लाइंस X और M X Y यानी X Y और M N ये दोनों इंटरसेक्ट करती है। तो इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन सकता है, वो बात की बात है कि हमारे यूज हो रहा है या नहीं देखेंगे। इंटरसेक्ट कर रही है O पर, तो ये A ये B और ये P। इसने कहा हमें C फाइंड आउट करना है, और C कहाँ पर है, ये रहा। इसने कहा है कि पी ओ वाई 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है, देखना एक्स वाई ओ, अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला भी तो 90 डिग्री होगा, यानी पी ओ एक्स भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो देखो इसने क्या बोला, गिवन क्या क्या है कि एंगल पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री है, और ए रेशो बी कितना है 2:3। देखो जब भी रेशो आता है ना तो उसके साथ कोई भी वेरिएबल लगा के, जैसे उसको 2x और 3x कर दो, ठीक है। तो देखो अब इसने क्या बोला है नाउ कि एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, तो एंगल पी ओ एक्स भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी एंगल पी ओ एक्स भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। एंगल पी ओ एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम मिलकर कितना होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन पी ओ एक्स किस किस से मिलकर बन रहा है, ऐसे कर लो या फिर ऐसे नहीं करना चाहो तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, ये पूरी लाइन कितने डिग्री की होगी 180 डिग्री की होगी। अब इसमें तुम भले कितने एंगल निकाल दो, ये ए है ये बी है, यानी ए बी और 90 मिलकर कितना होगा 180। लेकिन ए और बी तो रेशो में दे रखा है, यानी 2x प्लस 3x प्लस पी ओ वाई मिलकर कितना होगा 180 डिग्री हो। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो देखो पी ओ वाई की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 180 में से 90 माइनस होंगे तो 90, और ये 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, यानी x की वैल्यू कितनी आई 18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2x लिखा ना इसको तो 36, और b की वैल्यू कितनी आ गई 54, क्योंकि 2 इंटू 18 3 इंटू 18 54, ठीक है। तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें निकालना क्या है, c की वैल्यू निकालनी है। अब बात उसकी है कि ये mn लाइन दिख रही है एक, mn ये वाली, इसके अंदर ये OX है, यहाँ B है और यहाँ C है। तो B की वैल्यू कितनी निकल कर आई 54। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, स्ट्रेट लाइन एंगल यानी लीनियर पेयर्स है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये कितनी हो जाएगी 126 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 126।
तो हम क्या जानते हैं कि एंगल बी प्लस यानी बी प्लस सी जो होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। देखो मैंने क्या कहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम में आएंगे। तो बी की वैल्यू कितनी है 54 प्लस सी इक्वल्स टू 180, तो सी इक्वल्स टू 180 माइनस 54, तो सी इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इन फिगर कि एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। एक तो ये गिवन है, प्रूव करना है कि पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, और फिगर क्या दे रखा है ये पी क्यू एस आर और ये टी। ठीक है, देखो हमें गिवन क्या है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। क्लियर है? हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल पी क्यू एस इक्वल है एंगल पी आर टी के। तो देखो प्रूफ हम कैसे करेंगे। मैं जानता हूं इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर है। देखो क्यू पे बन रहा है, यानी पी और आर के साथ क्यू, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, ये मिलके कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, दूसरी चीज इन दोनों का सम भी कितना होगा 180, यानी पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये मिलके कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। जब दोनों 180 के बराबर है, ये भी 180 ये भी 180, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल होगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी के। तो पी क्यू आर और पी क्यू एस, तो देखो इसने एक चीज बोला है कि हमें गिवन है कि पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है तो कट हो गया, तो बच गया क्या पी क्यू एस इक्वल है एंगल पी आर टी के। हैंड्स प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इन फिगर ये क्या कह रहा है, गिवन क्या है, गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल है w प्लस जेड के। तो हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज ए लाइन, या तो ये प्रूफ कर लो। देखो इसका एक तरीका और मैं बता सकता हूं आपको, जैसे ये ए ओ और ये बी है। ठीक है, इसके अंदर एक तो x और एक ये y, सी और ये d, यानी w और ये z। ठीक है, तो देखो या तो AOB को लाइन प्रूफ, AOB लाइन कब होगी जब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, या फिर इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। भाई 180 का मतलब क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन है और हमें AOB लाइन प्रूफ करना है। यानी हम और में या तो ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम ये प्रूफ करेंगे। जैसे ये प्रूफ करेंगे तो 180 किसको शो करता है कि ये x प्लस y किसको शो करेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो आइए मैं जानता हूं कि x प्लस y ये दोनों मिलकर 180 डिग्री और ये दोनों मिलकर 180 डिग्री। तो देखो मैं जानता हूं ax प्लस y प्लस w प्लस z, x प्लस y प्लस w प्लस z, ये चारों का मिलकर 360 डिग्री होगा, 180 और 180। लेकिन अब मैं ये भी जानता हूं कि w और z जो है, ये w प्लस z जो है किसके इक्वल है x प्लस y के। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल x और एंगल x मिलके कितना हो गया 2 एंगल x, एंगल y मिलके कितना हो गया 2 एंगल y इक्वल्स टू 360। दोनों में 2 कॉमन आया, इसका मतलब एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 360। 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो
डिवाइड में, यानी एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 360 अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री किसको शो करेगा कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। समझ में आया आप लोगों को क्या बोला मैंने कि इन चारों का सम 360 होगा। मैं जानता हूं इन दोनों किसके इक्वल है, x प्लस वाई के इक्वल है, लिख दिया। इन दोनों का ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा, 2 कॉमन लेके डिवाइड में भेज दिया। तो 180 डिग्री किसको शो करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन को शो करता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फिगर POQ इज ए लाइन। POQ तो क्या है, एक लाइन है। POQ इज ए लाइन, ठीक है। उसके बाद OR इज परपेंडिकुलर लाइन PQ, OR परपेंडिकुलर है PQ पर। फिर उसके बाद कह रहा है कि OP और अदर रे हैं, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये चीज है। क्लियर है। तो आइए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं। POQ एक लाइन है और OR परपेंडिकुलर है PQ पर और OS दोनों के बीच में एक लाइन है। अब मेरी बात सुनो, इसने बोला कि OR परपेंडिकुलर है PQ पर, यानी ये 90 डिग्री है, यानी QOR क्या है, 90 डिग्री। QOR 90 डिग्री है। इसी तरीके से POR भी क्या होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है। अब लेकिन POR को मैं कैसे लिख सकता हूँ, POR को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी ROS प्लस POS इक्वल्स टू 90 डिग्री। इधर से मैं ROS की वैल्यू नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे ROS निकालना है ना। ROS इज इक्वल टू 90 माइनस POS, ये मैंने रख लिया। ROS की वैल्यू निकाल ली इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखो इसने QOR बोला है, एंगल QOR कितना बोला है, 90 डिग्री। लेकिन मैं QOR को एक तरीके से लिख सकता हूं। देखो ये है QOR, इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूं, इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूं तो ये बचेगा केवल। तो मैं QOR को कैसे लिख रहा हूं, देखना। QOR को लिख रहा हूं मैं कि एंगल QOS में से ROS माइनस कर दो। QOR को कैसे लिख लिया मैंने कि QOS में से ROS को माइनस कर दो तो QOS बच जाएगा। अब ये ROS को उधर ले गया, ठीक है, ROS को उधर ले गया तो ये प्लस का हो गया, और इस वाले को उधर ले आया तो ये काय का हो गया, माइनस का हो गया। इक्वेशन सेकेंड। तो देखो ROS दोनों में इक्वल चल रहा है, तो मैंने क्या करा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी ROS प्लस ROS इक्वल्स टू 90 माइनस POS प्लस QOS माइनस 90, 90 से 90 कैंसिल। ROS को ऐड करा तो 2 एंगल ROS और ये QOS माइनस एंगल POS, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, ROS यानी 1/2 QOS माइनस एंगल POS। ये हमारा क्या हो चुका, हैंस प्रूव्ड। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करें। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इट इज ए गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू, गिवन क्या है कि एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। तो देखो XYZ यानी Y पर एंगल बन रहा है। सपोज करो एक ये एंगल है, ये X
ये y, ये z, इधर कितना बन रहा है 64 डिग्री। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, एक्स वाई को पॉइंट P तक प्रोड्यूस करा, ठीक है। फिर ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, कर लिया ड्रॉ। अब क्या कह रहा है कि वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी का एक बाइसेक्ट कर रही है वाई क्यू, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हमें गिवन क्या हो गया दूसरी चीज कि जो जेड वाई क्यू है वो इक्वल है क्यू वाई पी के, किसके इक्वल है क्यू वाई पी के, क्योंकि क्या कर रही है वाई क्यू इज इक्वल टू बाइसेक्ट, वाई क्यू इज बाइसेक्ट, क्या है बाइसेक्टर है। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, दो भागों में बराबर भागों में उसको डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब आइए आगे क्या कह रहा है फाइंड एक्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू और एक एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो मेरी बात सुनो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अगर ये एंगल x है, ये एंगल x है, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि क्या कह रहा है बाइसेक्ट है, तो ये भी x है और ये भी x। देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये रेखिक कोण युग्म यानी लीनियर पेयर है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 64 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x और x तो मिलके कितना हो गया 2x, 180 माइनस 64, तो ये कितना आ गया 116। तो x इक्वल्स टू 116/2 इज इक्वल टू 58। तो x की वैल्यू, अब x किस किस को माना था हमने, जेड वाई क्यू को, तो एक्स वाई क्यू एक्स वाई और क्यू निकालना है हमें। पहले हमें क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है। तो एक्स वाई क्यू किस किस से मिलकर बन रहा है, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू से, प्लस जेड वाई क्यू से। तो एक्स वाई जेड कितना है 64 प्लस 58, कितना हो गया दोनों मिलके 122 हो गया। अब एक पूछा इसने रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स ऐसे निकलेगा 360 माइनस क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, x मानी थी क्यू वाई पी को, तो x कितना है 58, तो 58 माइनस करेंगे हम, तो 360 में से 58 माइनस करेंगे तो 302 डिग्री हमारे पास इसका आंसर। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। तो आप लोगों को इसको करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ें, ताकि अब आगे और भी यूज होंगे, तो आप इसको